अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। हुकूमती हलकों के मुताबिक तहरीक इंसाफ एक नए प्रोपेगेंडे को हवा दे रही है और ये प्रोपेगेंडा जो हुकूमत के बकौल तहरीक इंसाफ अपना रही है, उसके मुताबिक तहरीक इंसाफ ये तासुर दे रही है कि दर हकीकत तहरीक इंसाफ और पाक फौज के दरमियान कोई कशीदगी नहीं और शहबाज शरीफ और PDM फौज और तहरीक इंसाफ को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उमर अयूब ने आज इस मुतालिक क्या दावा किया कि दरअसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फौज में दूरियां PDM और शहबाज शरीफ की पैदा करता है। जरा उसकी एक झलक सबसे पहले आपके सामने रखता है। शहबाज शरीफ हुकूमत, मरियम नवाज हुकूमत, इनके तो छक्के छुट गए, ये डूब गई है। यही वजह है कि इन्होंने फौज को आगे धकेल दिया अवाम के सामने, PTI के सामने। नहीं होना चाहिए। 5 अगस्त का दिन कश्मीर के हवाले से भी जरूरी है। वजीर आजम इमरान खान साहब जुडिशरी में जा रहे एप्लीकेशन देने के लिए कि इनको पब्लिक करना चाहिए। उसकी वजह क्योंकि इसको छुपाना भी एक क्राइम है, एक जुर्म है। अब सादा सा सवाल ये कि क्या 9 मई तहरीक इंसाफ ने शहबाज शरीफ और PDM के कहने पर किया? क्या सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ इश्तिआल अंगेज मुहिम शहबाज शरीफ के कहने पर चलाई गई? कौमी सलामती के अहम मामले पर साइफर लहराने का आइडिया क्या शहबाज शरीफ और PDM हुकूमत ने तहरीक इंसाफ को दिया? अब हुकूमत ये समझती है कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ रियासत को नुकसान पहुँचाने की लंबी चार्जशीट है, जिससे बचने के लिए अब तहरीक इंसाफ नया शोशा छोड़ रही है। सवाल तो ये भी है कि कल तहरीक इंसाफ मुल्क की एहतजाज की कॉल देने जा रही है कि क्या ये कॉल रियासत के खिलाफ दी जा रही है या फिर हुकूमत के खिलाफ? क्या तहरीक इंसाफ का कोई जवाब मौजूद है? और सवाल तो ये भी है कि जब 9 मई हुआ तो GHQ जाने का शहबाज शरीफ या PDM ने कहा था। 9 मई पर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर जो अटैक हुआ, इस मुतालिक शहबाज शरीफ और PDM ने कहा था। दूसरा अहम मामला यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रोपेगेंडा की जो फहरिस्त है वो तो तवील है। अब आलमी मामले पर सबसे पहले बात करते हैं कि प्रोपेगेंडे की वजह से हमें क्या भुगतना पड़ रहा है। सबसे पहले तो एक रिपोर्ट आपके साथ शेयर करते हैं और पाकिस्तान के पासपोर्ट से मुताल्लिक की बड़ी अलार्मिंग रिपोर्ट है। पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है वो 100वें नंबर पर चला गया। यानी आज हमारे जो पासपोर्ट का जो आलमी दर्जा है वो 100 है। आलमी खबर रसाई इदारे के मुताबिक हेंसले की फहरिस्त में सिंगापुर के पासपोर्ट को दुनिया का ताकतवर तरीन पासपोर्ट करार दिया गया है और इस पासपोर्ट के हामिल दुनिया के 195 ममालिक तक बगैर वीज़े तक पहुंच सकते हैं। और इसी तरह जापान के साथ फ्रांस, इटली, जर्मनी और फिर चीन जो है और स्पेन दूसरे नंबर पर है। उन ममालिक के पासपोर्ट के हामिल अफराद 192 ममालिक में बगैर वीज़े के जा सकते हैं। इसी तरह दुनिया के ताकतवर तरीन पासपोर्ट्स में तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, आयरलैंड, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, जनूबी कोरिया और स्वीडन मुश्तरका तौर पर बराजमान है। इन ममालिक के पासपोर्ट्स पर दुनिया के 191 ममालिक में बगैर वीज़े किए जाया जा सकता है। चौथे नंबर पर बरतानिया है, न्यूजीलैंड है, नॉर्वे है, बेल्जियम है, डेनमार्क है और स्विट्ज़रलैंड है और इसके साथ बरतानिया चौथे नंबर पर है। ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल 5वें, यूनान और पोलैंड 6ठे, कनाडा 3 दीगर ममालिक के साथ 7वें, अमेरिका दीगर 3 ममालिक के साथ 8वें नंबर पर है। फहरिस्त में सबसे आखिर में 103वां नंबर अफगानिस्तान का है। पाकिस्तान 100वें नंबर पर यमन के साथ बराजमान है, जिसके बाद इराक, शाम और अफगानिस्तान आते हैं। ये पाकिस्तान के पासपोर्ट की आलमी रैंकिंग है। आपको डेवलप्ड कंट्री और बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक जो क्लेम करते हैं वो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस नहीं कर रहे। क्या ये ह्यूमन राइट्स वायलेशंस नहीं है? क्या पाकिस्तानी जो है वो इंसान नहीं है? क्या सिर्फ जो मतलब इस पर बहुत सारी बात हो सकती है। अब इस पर जो बरतानवी पुलिस है उसने तो एक्शन लिया है और अपने लोगों को, ये जो पुलिस एहलकार है और ख़ास तौर पे एहतजाज हुआ है रॉचडेल में, जो मैनचेस्टर पुलिस का दफ्तर है उसके बाद सैकड़ों जो ब्रिटिश पाकिस्तानीज़ है उन्होंने एहतजाज किया कि आपने क्या किया और उसके बाद इन ऑफिसर्स को सस्पेंड भी किया गया। लेकिन सवाल ये कि हम पाकिस्तान को जो इमेज बैनुल-अक़वामी दुनिया के अंदर बना रहे हैं, क्या वो जस्टिफाइड है? हम जाके यही लोग जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की कर रहे हैं, इनको जाके कहते हैं कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के ऊपर बात करें और ये लोग वहाँ पर जो है वो इजलास कराते हैं। बरतानिया के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अंदर 2 रोज़ पहले जो हुआ उसमें पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स वायलेशंस पे बात हो रही है और यहाँ ये जो 2 ब्रिटिश पाकिस्तानीज़ को मारा गया भाइयों को बूढ़ी वालदा के सामने, क्या ह्यूमन राइट्स वायलेशंस नहीं है? अमेरिका से आप जाके बात करते हैं, खास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अमेरिका में जो कैंपेन कर रही है कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स वायलेशन से बात करें, तो अमेरिका जो करारदादें वहाँ इसराइल के हक में और फ़लस्तीन की मुखालफत में करा रहा है, क्या फ़लस्तीन के वो सैकड़ों हज़ारों बच्चे जिनको लुक़मा अजल बना दिया गया, क्या ये ह्यूमन राइट्स वायलेशंस नहीं है? और क्या हम अपने मुल्क की कोई पॉजिटिव इमेज उजागर कर रहे हैं बैनुल-अक़वामी दुनिया के अंदर? हम क्या कर रहे हैं? तो फिर पाकिस्तान का पासपोर्ट 100वें नंबर पर क्यों ना हो? पहला प्रोपेगेंडा आप ये कर रहे हैं सब कुछ करने के बावजूद कि ये जो फ़ौज के साथ हमारी दूरियां पैदा हुई हैं ये शहबाज शरीफ और PDM ने कराई हैं और उसके बाद अपने मुल्क का जो इमेज है वो आप बैनुल-अक़वामी दुनिया के अंदर जिस तरह पोर्ट्रे कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में बड़ी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं और जो इमेज आप हमारा दे रहे हैं, पाकिस्तानियों को जितना सीरियस ले रहे हैं वहाँ पे पाकिस्तानियों को मार रहे हैं।
लातों और मतलब ठुटों से जिस तरह, ये सारे मनाजिर हमने आपके सामने दिखाए, बड़ी इंटेंसिफाइड फुटेज है। ये देखिए, ये हमारे साथ वो कर रहे हैं और जाके आप उन्हीं से कह रहे हैं कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं। क्या ये ह्यूमन राइट्स वायलेशंस नहीं है? और पाकिस्तान का जो कैरेक्टर आप पोर्ट्रे कर रहे हैं, ये प्रोपेगेंडा नहीं है अगेंस्ट पाकिस्तान की सालमियत एट स्टेक नहीं डालते आप? ये तमाम तर सवालात हैं और वो कहते हैं ना, बहुत दुश्वार है जालिम का पंजा मोड़ना, लेकिन बहुत आसान है मजलूम। इस सारे मामले के ऊपर बात करेंगे। इस वक्त साबिक स्पीकर सूबाई असम्बली और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सिब्तैन खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सिब्तैन खान साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो सिब्तैन खान साहब, बड़ा सादा सा सवाल है सर, ये उमर अयूब साहब ने जो स्टेटमेंट दिया कि पाक फौज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान दूरियां शहबाज शरीफ और पीडीएम की पैदा करता है, क्या शहबाज शरीफ और पीडीएम ने आपको कहा था कि जाके 9 मई के रोज़ जीएचक्यू पर अटैक कर दें, धावा बोल दें? शहबाज शरीफ ने आपको कहा था कि 9 मई को आप इस तरह का एहतजाज करें कि जिसमें मिलिट्री इंस्टॉलेशन को निशाना बनाया जाए? मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि जो उमर अयूब साहब के कहने का ये मौकफ है कि वो अपना पीडीएम जो गवर्नमेंट है वो अपना सारा गंद, क्योंकि उनसे एक्चुअली देखें ना, आप रूट कॉज देखें कि ये किस वजह से इस टाइप की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। वो इस वजह से दे रहे हैं कि उनसे गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं हो रही, अवाम उनसे मुतमईन नहीं हो रही। अगर देखें ना, उन्होंने मुकाबला करना है एक पॉलिटिकल पार्टी का, तो पॉलिटिकली करें ना। कभी उनको उठा के बात को इधर कर देना, टिल्ट कर देना, अल्ले तल्ले मारना। शहबाज शरीफ साहब ने पिछले, चाहे वो इंटरिम वाले 16 महीने थे या आपके इस वक्त तक, किस चीज में उन्होंने कामयाबी हासिल की है या किस चीज में आपको नजर आ रहा है? अब देखें, एहतजाज की अगर कॉल सर देखिए, तो हुकूमत की मिसमैनेजमेंट, पुअर परफॉर्मेंस, डिलीवरेंस पर जरूर तनकीद करे और आपका हक है बतौर अपोजिशन, आपको करना भी चाहिए। सवाल सर मेरा सिर्फ ये है कि आप ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ और पीडीएम आपको फौज के खिलाफ करने की कोशिश कर रहे हैं, या पीटीआई और जो फौज के दरमियान दूरियां हैं वो पीडीएम या शहबाज शरीफ ने पैदा की। मैं ये कह रहा हूं सर कि आपसे शहबाज शरीफ ने या पीडीएम ने कहा था कि आप 9 मई को एहतजाज करें या जीएचक्यू के ऊपर या मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर अटैक करें? बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं। और इसमें हमारे जो चेयरमैन है, हमारे चेयरमैन इमरान खान का बड़ा क्लियरली पैगाम आ चुका है कि मैंने पुरअमन एहतजाज का कहा था। अगर इसमें कई लोगों ने शर्मगेजी की है तो उनको पकड़ा जाए, उनको सजा दी जाए, लेकिन यूं ना किया जाए कि सिब्तैन खान का चेहरा किसी को पसंद नहीं आता तो चलो जी सिब्तैन खान को उठा के 9 मई में डाल दो। जहां तक शहबाज शरीफ का ताल्लुक है, शहबाज शरीफ ने डिलीवर करके किसी को देना है ना, क्योंकि शहबाज शरीफ को भी पता है कि वो जेन्युइनली जीत के नहीं आए। और साहब, ये आपका रुख जो कैंट की तरफ या जीएचक्यू की तरफ या मिलिट्री इंस्टॉलेशंस की तरफ हुआ, आपको नहीं लगता ये आपको फौज से बहुत दूर ले गया? आप उस रोज एहतजाज का रुख उस तरफ ना करते तो शायद ये दूरियां पैदा ना होती जो आज है। देखें, जब मॉब इकट्ठा हो जाता है, चेयरमैन का तो वाज़ेह इंस्ट्रक्शंस थी ना कि पुरअमन एहतजाज पे तो किसी को भी इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। और ये चेयरमैन जीएचक्यू के सामने क्यों सर? हाँ जी, तो मैं यही आपको बताना चाह रहा हूं ना कि उसमें फिर आप ये देखें कि आपके पास कॉल्स ट्रेस हो गई। जिन जिन लोगों ने, चाहे जीएचक्यू, अब मेरी एक बात यहाँ क्लैरिटी होनी चाहिए कि जब हम जीएचक्यू की बात करते हैं तो हम अपनी फौज की बात कर रहे हैं। अगर हम अपनी फौज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं या अपनी फौज को हम एक किस्म की रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो इसमें यह क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम कोई इंडिया या इजराइल का नाम नहीं ले रहे। नहीं, मैं ये कह रहा हूं सर, फौज से क्या मुतालबा कर रहे थे आप उस रोज जब जीएचक्यू के सामने एहतजाज कर रहे थे? वो पुरअमन एहतजाज, मैंने मान लिया, चलिए आप पुरअमन एहतजाज के लिए निकले थे, आप फौज के साथ यानी जीएचक्यू से क्या मांग रहे थे? पुरअमन एहतजाज चेयरमैन ने तो नहीं कहा ना कि आप जीएचक्यू के सामने जाएं। इसमें लेट सपोज आपने कॉल कर दी, आप वहां के लोकल लीडर थे, मैं वहां का लोकल लीडर था, मैंने कॉल कर दी, तो उस वक्त तो ये कॉल्स चल रही थी। अब लिबर्टी वाले मॉब का आप देखें, जो हमारे जिना हाउस या कोर कमांडर हाउस जिसको हम कहते हैं, जिना हाउस, उसमें लिबर्टी से जब वो चले, आप फुटेजेस निकाल के देख लें, वो 150-200 बच्चा था या 200। कोइंसिडेंस के लाहौर में भी ये हुआ, रावलपिंडी में भी यही हुआ, पेशावर के अंदर भी यही हुआ कि रेडियो पर अटैक कर दिया। आप अभी देखिए, आप ये कह रहे थे कि पुरअमन एहतजाज का कहा, आप ये कह रहे हैं कि जीएचक्यू के सामने कायद ने कहा ही नहीं कि एहतजाज करें। तो सोशल जी, मैं बिल्कुल क्लियरली यही कह रहा हूं, आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं, लेकिन मैं साथ ये भी कह रहा हूं कि उसमें आजकल आपको पता है, एक ये मीडिया
सोशल मीडिया की जो एक्टिविज्म है उस पे एक मैसेज चलता है, लोग तस्दीक किए बगैर उस पे चल सकते हैं, चल पड़ते हैं। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि उस पे ये इररिस्पॉन्सिबिलिटी हुई है, जीएचक्यू पे नहीं करना चाहिए था, जिना हाउस पे नहीं करना चाहिए था। गलती किसकी है सर? अब ये राह बेहतरीन जी, गलती किसकी है? गलती उन लोगों की है जिन्होंने इस चीज को उछाला। और आप ये देखें ना, अगर जिस चीज को आज तक उनके, अच्छा मुझे एक बात है कि ये जो इतने हजारों की तादाद में लोग पकड़े गए, तो उनका ट्रायल तो होना चाहिए था, उनकी इंक्वायरी तो होनी चाहिए थी। जो कसूरवार थे उनको आप लोग कसूरवार ठहराते और सजाएं देते। इदारे तो ये कहते हैं कि हमारा नुकसान डिजिटल दहशतगर्द कर रहे हैं, जितना नुकसान डिजिटल दहशतगर्द पहुंचा रहे हैं शायद ही कोई पहुंचा रहा हो। और फिर वो ये भी कहते हैं, देखिए आपने देखिए यूके के अंदर या यूएस के अंदर जिस तरीके से हमारे रियासती इदारों के सरबराहान की तस्वीरें लगाई गई और प्रोपोगंडा किया गया। कल ही मैं देख रहा था मैनचेस्टर एयरपोर्ट के ऊपर हमारे जो ब्रिटिश पाकिस्तानी 2 लड़के हैं, उनको जितना ब्रूटली वहां की पुलिस ने मारा है, आज हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो यहाँ पर होने वाली जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस है उन पर बात करेंगे, लेकिन वो खुद कितनी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस कर रहे हैं। इज इट जस्टिफाइड? फिर हम यूएस से मांगते हैं, यूएस जाके इजराइल में जो इजराइल के साथ मिलकर फलस्तीन में जो कुछ कर रहा है, क्या वो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस थी? और हम उन्हीं के पास जाके अपने रियासती इदारों के सरबराहान की तस्वीरें लगा के कहते हैं आओ, और फिर हमें फेंटी पड़ती है उनके एयरपोर्टों के ऊपर। सर देखें, ये अगर इफ जिसको आप डिजिटल दहशतगर्दी कह रहे हैं, अगर ये कोई कर रहा है तो इसको रोकना किसका काम है? मेरा ये क्वेश्चन। हुकूमत तो फायरवॉल लगा रही है। ये अब मैंने रोकना है या रेहान भाई आपने रोकना है? देखिए, हर चीज का एक सिस्टम है ना। जब आप सिस्टम को डिरेल कर देते हैं, आप सिस्टम से हट जाते हैं, तो फिर तो बहुत नई नई चीजें क्रॉप अप होने लगा। आप ये देखें कि अगर हमारा एक माशाल्लाह हमारा एटॉमिक मुल्क है, हमारे पास एटॉमिक पावर है, न्यूक्लियर पावर है, और उसके बावजूद कहीं कहीं हम इतनी कमजोर, इतनी मजलूमियत करते हैं कि फील ऐसे होता है कि जी मुझे तो लगता है ये दुश्मन इस टाइप के प्रोपेगेंडे करते हैं। सर वही ना, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं सर। और दुश्मन के प्रोपेगेंडे का शिकार हमारी यहाँ पर सियासी जमातें हो जाती हैं, और फिर सोशल मीडिया के ऊपर ऐसी बात की जाती है कि खुदा न खास्ता रियासत बहुत कमजोर है या रियासत बहुत जाबिर है, बहुत जालिम है। मैं यही कह रहा हूँ कि न रियासत को कमजोर होना चाहिए, न रियासत को जाबिर होना चाहिए। हमारी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी तो रियासत की है। हम इस टाइप का इंप्रेशन क्यों दे रहे हैं? हुकूमत माजी के गर्दाब में फंसी हुई दिखाई दे रही है। राना सनाउल्लाह एक पुराना इंकशाफ करते हुए कह रहे हैं कि पीटीआई हुकूमत में आई तो शहबाज शरीफ और बिलावल ने साथ चलने की पेशकश की, जिस पर बानी पीटीआई ने कहा कि वो सबको जेल में डाल देंगे। बानी पीटीआई के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई थी, बानी पीटीआई मुकाबले की बजाय इस्तीफे देकर दौड़ गए। राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि दर हकीकत अपोजिशन को फांसी लगाने के मुतालबे पर बानी पीटीआई और इदारों की लड़ाई हो गई, लेकिन अब यह बात पुरानी हो चुकी है। आज मामला इसके बरक्स नजर आ रहा है। आज ऐसा महसूस हो रहा है कि इदारों से हुकूमत नजर नहीं आ रही, ये इदारे भी हुकूमत से खुश दिखाई नहीं देते और हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट में एक तनाव की कैफियत तारी है। अब इदारे तहरीक इंसाफ को किसी किस्म की गुंजाइश देने को तैयार नहीं, लेकिन सूरत हाल ऐसी है कि हुकूमत तहरीक इंसाफ के रियासत मुखालिफ बयानिए के खिलाफ किसी भी किस्म की कानूनी चाराजोई करने में अब भी लेतो लाल से काम ले रही है, नाकाम दिखाई दे रही है। हालिया दिनों में डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने यह वाज़ेह अंदाज में कह दिया कि रियासत के खिलाफ शर फैलाने वालों के खिलाफ कानून को अपना रास्ता अपनाना होगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हुकूमत को तहरीक इंसाफ से मुतालिक सख्त फैसले करने होंगे, लेकिन ये हुकूमत कब से तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने पर गौर कर रही है, लेकिन अब तक हुकूमत इस मामले पर आए बाएं शाही कर रही है और एक के बाद एक केस में बानी पीटीआई बरी हो रहे हैं। सानिया 9 मई जिसकी वजह से फौज में तब से ज़्यादा तशवीश पाई जाती है, उसके मरकजी मुल्जिमान को एक एक करके रिहाई मिल रही है। फिर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस का जेल ट्रायल कलअदम करार दिया। आज ही 9 मई के 12 केसेस में जो जिस्मानी रिमांड का मामला है वो भी कलअदम करार दे दिया गया है। बानी पीटीआई के जिस्मानी रिमांड को कलअदम करार देते हुए उनको जुडिशल रिमांड पर भेज दिया गया है। अभी तो बानी पीटीआई की लीगल टीम ने मुकदमे से डिस्चार्ज करने का नहीं कहा था, तो हो सकता है कि मुकदमात से क्योंकि इस्तदा नहीं की थी डिस्चार्ज ही कर दिया जाता, तो वहाँ पर तो रिलीफ मिल रहा है। लेकिन हुकूमत क्या कर रही है? अब हुकूमत में आपस में भी यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में भी ठनी हुई है। खबर के मुताबिक आसिफ जरदारी साहब की जन्मदिन की तकरीबात जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर चैप्टर सेलिब्रेट करना चाहता था मीनार पाकिस्तान के अहाते में, मरियम नवाज शरीफ साहिबा की पंजाब हुकूमत ने ऐसा करने की इजाज़त नहीं दी। फिर जब जरदारी साहब लाहौर पहुँचते हैं
तो मरियम नवाज साहिबा उनके इस्तकबाल के लिए बतौर चीफ मिनिस्टर नहीं जाती, सदर के इस्तकबाल के लिए नहीं जाती। इस पे फॉर्मली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर चैप्टर ने, फैसल मीर साहब ने ये शिकवा किया है और वो कहते हैं कि हम पीपल्स पार्टी से मुतालबा करते हैं कि नून लीग की बेवजह जो बैकिंग है वो करना छोड़ दें। हमें नून लीग की बैकिंग नहीं करनी चाहिए इस हुकूमत के अंदर, जिससे तासुर मजीद मिलता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के माबैन जो माहौल है, फ़ज़ा है, वो साजगार नहीं है। और फिर अहम बात तो ये भी है कि नून लीग में नवाज शरीफ साहब खासे खामोश हैं। अभी कुछ खबरें आ रही हैं कि जैसे उन्होंने वफाकी काबीना में जो लोग बैठे हुए हैं और नून लीग के जो मरकज़ी लोग हैं उनका इजलास बुलाने की कॉल दे दी है। साथ ही जो बिलावल साहब हैं वो भी मंजर आम से गायब हैं और वहाँ पर बिलावल साहब की खामोशी, इधर मियाँ साहब की खामोशी है। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। इस सारे मामले पर बात करेंगे। खलील ताहिर सिंधु साहब, सेनेटर खलील ताहिर सिंधु, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। सेनेटर साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बताएं सर, ये जरदारी साहब का बर्थडे और ये तकरीबात लाहौर के मीनार पाकिस्तान में मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत यानी आपकी हुकूमत पीपल्स पार्टी को अपने शरीक चेयरमैन प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री की बर्थडे सेलिब्रेट करने की इजाज़त नहीं दे रही। आप इत्तेहादी भी हैं, हुकूमत में बैठे हुए हैं और फिर आप इतनी बेमुरवत। पता नहीं मुझे, चूंकि आई एम नॉट इन द कंट्री, लेकिन मैं सबसे पहले तो जो लास्ट टाइम हमने बात की थी, आपने कहा था कि मुझे जरूर बताइएगा। ये सुप्रीम कोर्ट अपील नंबर 1 है 2022 की, पैरा नंबर 8 है मजहर आलम खान मंदूखेल, और उन्होंने कहा था कि ये जो आर्टिकल 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की अंडरस्टैंडिंग जो है, ये जो कुछ भी डिप्टी स्पीकर, सदर और प्राइम मिनिस्टर ने किया है, उन्होंने ओबीडियंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं की। We cited in violate the constitution. However, whether the stated acts attract Article 6 of the Constitution is also left open to be determined by the parliamentarians as to whether they have opened the doors or such unconstitutional acts or to take such suitable measures to stop such like measures in future. तो मैंने आपसे वादा चुके किया था, मैंने कहा कि मैं आपको स्टेटमेंट का हवाला दे दूं। ये पैरा नंबर इसका 76, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया खलील ताहिर सिद्धू साहब फॉर मेकिंग इट ऑन रिकॉर्ड। ये जस्टिस मजहर आलम मियां खयल साहब के रिमार्क्स है, जाहिर है उनका ये स्टेटेड पोजीशन है जजमेंट के अंदर। चलिए, बस सो काइंड ऑफ यू, ये बड़ी अच्छी बात है। और फिर जाहिर है फिर सवाल तो आपकी हुकूमत पे ही होता है कि उस वक्त अगर ऐसा था तो फौरी तौर पे इनिशिएट करते, नेक काम में देर किस बात की थी। अच्छा, अब जब आसिफ जरदारी साहब के बर्थडे वाला मामला है सर, उसकी इजाजत आपने दी। एक और मामला, या तो इजाजत नहीं दी, मरियम नवाज साहिबा खुद आसिफ जरदारी साहब के वेलकम के लिए नहीं पहुंची। इस पर भी वो बड़े नाला हैं अभी तक, क्योंकि फैसल मीर साहब जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा है, उन्होंने ये कहा कि, और पीपल्स पार्टी के और बहुत से लोग, वो कहते हैं हम पीपल्स पार्टी को कह रहे हैं कि बैकिंग छोड़ दे PMLN की। ये क्या कर रहे हैं? ना हमारे शरीक चेयरमैन प्रेसिडेंट का इस्तकबाल करने के लिए वज़ीर आला पहुँचती हैं, ना ही उनकी बर्थडे की तकरीब सेलिब्रेट करने की इजाज़त देते हैं। ये हमारे ऐसे इत्तेहादी और ऐसी हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं। छोड़ें इनसे, जान छुड़ाएं। सर, फैसल साहब भी मेरे भाइयों की तरह है। आई हैव अ क्लोज रिलेशंस विद दिस फैमिली। प्रोफेसर वारिस मीर साहब के बेटे, आमिर मीर साहब के भाई। लेकिन मैं चूंकि इस बारे में आई एम नॉट इन अ पोजीशन कि मैं कुछ कह सकूं कि व्हाट आर दी मसरूफियत क्या है मैडम मरियम की, और अगर कोई दहशतगर्दी की, कोई टेररिज्म की कोई उनको कॉल्स मिली हैं, एजेंसीज जो रिपोर्ट देती हैं वो कितनी कोजेंट है, तो इसके बारे में मेरी रियली कुछ कहना मुश्किल होगा। आई टोल्ड यू कि आई एम इन लंदन, आई विल बी बैक इन द नेक्स्ट वीक। तो लेकिन ये है कि मुझे इस बात का चूंकि सिरे से पता नहीं है सर, लेकिन आपका हुक्म था तो मैं आ गया हूँ। लेकिन सर मुझे इस बात का नहीं पता। सर वहाँ बैठ के आप ये महसूस कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी, वैसे आप लंदन में बैठे हुए हैं और लंदन में बहुत सारे प्लान्स बनते हैं, तो लंदन के अंदर जो कुछ तय हुआ था, क्या मामला अब उस पेज पे नहीं है? पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान को दूरियां पैदा हो रही हैं, ये तो देख रहे हैं आप? नहीं सर, मेरे ख्याल में किसी किस्म की दूरी पैदा नहीं होगी। जो कुछ भी तय हुआ था, प्रेसिडेंट का इलेक्शन था, हमने उनको वोट दिया, बट आई वाज पोलिंग एजेंट ऑफ द आसिफ जरदारी एट दैट टाइम। आई वाज इन पंजाब एज ए मिनिस्टर, और मुझे बल्कि आप ही के टीवी वालों ने पूछा, 24 वालों ने, कि आप जरदारी साहब के एजेंट हैं, तो मैंने कहा मैं गुराह का एजेंट तो नहीं हूँ, ऑनरेबल जरदारी साहब का पोलिंग एजेंट हूँ। इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है, कोई दूरी पैदा नहीं होगी। गवर्नरशिप भी उनको दी है और हमने वोट भी दिए हैं। उन्होंने भी हमें सेनेट में, जब मैडम फरजाना राजा दूसरी थी हमारी बहन, मेरे दिन से नाम निकल गया, उनका उन्होंने नाम भी विड्रॉ किया हमारे कहने पे, और मैं भी फिर खुद कैंडिडेट था, और मुझे तो 12 वोट बल्कि PTI ने भी दिए, 260 वोट मैंने अपना ऑब्टेन किए, 248 बनते थे। तो आई थिंक दीज आर माइनर थिंग्स, पेटी इश्यूज, इस पे ये हल हो जाएंगे चीजें, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अच्छा सर, दो लोग बड़े, दोनों तरफ से ना दो लोग बड़े खामोश है, और उनकी मानी खेज खामोशी जो है बहुत सारी कंफ्यूजन को जन्म दे रही है। आपकी तरफ से मियां नवाज शरीफ साहब खामोश हैं और उस तरफ से बिलावल साहब बड़े खामोश है, बल्कि वो तो मुल्क में नहीं है। तो ये दो लोगों की खामोशी इस बात का पता दे रही है कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है।
मेरा ख्याल है ऐसी बात नहीं है। अभी रिसेंट मुलाकात हुई है मियां शहबाशी साहब की, प्राइम मिनिस्टर साहब की, और बिलावल साहब से भी, आसिफ अली जरदारी साहब से भी, रिगार्डिंग दिस जजमेंट व्हिच आई हैव कोटेड फॉर यू दैट नहीं, बिलावल साहब तो सर मुल्क में है ही नहीं ना। जरदारी जी साहब, वो ही इज नॉट इन द कंट्री। जी जरदारी साहब हैं, उनकी शहबाशी साहब से मुलाकात हो रही है मेरे ख्याल में। हमने आप देखें, आपको इल्म है, आपके बल्कि होगा, यू विल बी ऑन द, आप होंगे इस पे स्टैंड लेंगे कि हमने तो सबसे पहले इन्हीं को ऑफर किया, इमरान खान साहब को, कि आप पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बना ले, क्योंकि आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं उस वक्त एट दैट टाइम, और आप, लेकिन दे रिफ्यूज्ड। और इवन बिलावल साहब भी, उन्होंने भी कहा कि अगर बनाते हैं तो ठीक है, लेकिन वो उन्होंने कहा जी मैं 3 पार्टियों से कभी भी बात नहीं करूंगा। अब चूंकि बात उससे आगे निकल गई है, बात तो बहुत, अगर आप मुझसे पूछते हैं एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ और एज ए सेनेटर, तो चीजें काफी हद तक, जो मैं समझ रहा हूँ कि वो काफी हद तक बेतरतीबी आ गई है कोर्ट के मामलात में भी। बिल्कुल सही। खलील ताहिर संधू साहब, जस्टिस मजहर आलम मियां खेल का नोट तो आपने मुझे पढ़ के सुना दिया है, लेकिन अभी भी आपकी हुकूमत ने ना सिर्फ आर्टिकल 6 के हवाले से कोई फैसला किया है, ना ही पीटीआई को बैन करने से मुताल्लिक कोई डिसीजन ले पा रहे हैं, कैबिनेट के एजेंडे में शामिल ही नहीं करते, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो जाती हैं, लेकिन हुकूमत एक्ट नहीं कर रही। तो क्या वजह है कि पीपल्स पार्टी की तायद नहीं मिल रही आपको, पीपल्स पार्टी की सपोर्ट नहीं है, बैकिंग नहीं है, तनहा इतना बड़ा बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं है नून लीग? जी ब्रदर, सबसे पहले जो एक तो नो कॉन्फिडेंस वाली मूव है, उस पर तो सारे हम एग्री हैं। ये मैं आपको जस्ट लाइक समझ लेके ऑन ओथ कह रहा हूँ, वी आर एग्री, पीपल्स पार्टी भी और हम भी। आप उनसे किसी भी नुमाइंदे के उनसे बात कर नो सकते हैं। कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस के वाले से अभी बिल्कुल उन्होंने टाइम मांगा है सर कि हम अपनी पार्टी से मशवरा करके, और बिलावल साहब उसकी सदारत करेंगे। नहीं, नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट होम, नो कॉन्फिडेंस मैं नहीं समझा। आप पीटीआई बैन करने की बात कर रहे हैं या आर्टिकल 6 की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं नो कॉन्फिडेंस की बात नहीं कर रहा, मैं बैन की बात कर रहा हूं। जी। और दूसरा पहला था जो आपने मजहर मंदूखेल साहब वाला, मजहर आलम मंदूखेल साहब वाला बात, उस पर हम एग्री हैं सर, बहुत एग्री, पार्टी, दोनों पार्टीज एग्री हैं। और अब तो खान साहब ये मान भी गए हैं कि जी मैंने बुलाया था और कल अपना हमारे लिए मुहतरम है, इंतहाई मुहतरम है। नहीं, बैन पे भी एग्री है और आर्टिकल 6 पे भी एग्रीड है? नहीं, बैंड पे भी एग्री नहीं है, उस पे उन्होंने कहा जी हम सलाह मशवरा करके बताएंगे। आर्टिकल 6 पे दे आर एग्री सर, आप उनसे बेशक किसी को ले भी सकते हैं, लेकिन आप तो खान साहब ने खुद इतराफ कर लिया कि मैंने कोई सिविल लाइन थाना, और ये बात आप ऑन ओथ कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी एग्री है आर्टिकल 6 पे? जी आर्टिकल 6 पे एग्री है वो। उनका अपना नईर बुखारी साहब का स्टेटमेंट है, दूसरा अपना चीफ मिनिस्टर सिंध का स्टेटमेंट है, फिर उसके अलावा बाकी बहुत सारे लीडर्स का, उस पर तो एग्री है सर। दूसरी मीटिंग हुकूमत ने सोशल मीडिया पर नामुनासिब मवाद को रोकने के लिए फायरवॉल सिस्टम का कामयाब ट्रायल किया है। फायरवॉल सिस्टम क्या है, ये कैसे काम करता है, आज इस पर रोशनी डालते हैं। फायरवॉल सिस्टम एक ऐसा हिफाजती निज़ाम है जो नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी और कंट्रोल करता है। इसका बुनियादी मकसद गुमराहकुन, नुकसानदेह और गैर कानूनी मवाद को ब्लॉक करना है ताकि सारिफीन इससे महफूज रह सकें। सबसे पहले तो सवाल जहन में यह आता है कि फायरवॉल किस तरह काबिल एतराज़ मवाद को रोक सकेगा, जिसका जवाब यह है कि फायरवॉल का बुनियादी निज़ाम इंटरनेट ट्रैफिक को फिल्टर करना है। ये इंटरनेट गेटवेज पर नस्ब होकर इंटरनेट अपलिंक और डाउनलिंक होता है। इस फायरवॉल की मदद से नापसंदीदा और फौहश मवाद शेयर करने वाली वेबसाइट्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कंट्रोल किया जाता है। ऐसा कोई भी मवाद जो प्रोपेगेंडे के लिए शेयर किया गया है, उसे फायरवॉल के जरिए बासानी ब्लॉक किया जा सकता है। इसके अलावा फायरवॉल की मदद से किसी भी मवाद की असलियत, यानी जहाँ से मवाद पहले पोस्ट हुआ है, उसका इंटरनेट प्रोटोकॉल और आईपी एड्रेसेस सामने आने के बाद मवाद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी। अब चीन में ग्रेट फायरवॉल का निज़ाम मौजूद है जो नापसंदीदा मवाद को फिल्टर करने में अपना किरदार अदा कर रहा है। चीन के पास दुनिया की सबसे मुनफरिद और जदीद तरीन इंटरनेट की निगरानी और सेंसरशिप की टेक्नोलॉजी है। मुल्क के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ चीन का अजीम फायरवॉल भी है जो लोगों की इंटरनेट सरगर्मी और उसको फिल्टर करने की निगरानी के लिए डिज़ाइन किया गया है। ग्रेट फायरवॉल ऑफ चाइना ने आलमी डिजिटल मंजरनामे पर उभरने के बाद से इंटरनेट की तारीख में एक अलग मकाम हासिल कर लिया है। ये फायरवॉल, जिसमें ज़वाबित, टेक्नोलॉजी और ब्यूरोक्रेसी का एक पेचीदा जाल शामिल है, एक ऐसी हुकूमत के कंट्रोल को मुजस्सम बनाता है जो मुफ्त मालूमात तक रसाई को रोकने और तेज़ी से डिजिटाइज करने वाली दुनिया में अपनी मालूमाती खुदमुख्तारी कायम करने के लिए पुरज़्म है। ये मनसूबा चीन की पब्लिक सिक्योरिटी की वजारत ने 1996 के अवाइल में शुरू किया था। सवाल तो चीन के ग्रेट फायरवॉल के ऊपर भी है कि इसको भी वीपीएन के ज़रिए से आसानी से तोड़ा जा सकता है। अगर चीन फायरवॉल भी वीपीएन के ज़रिए से ये नेटवर्क टूट सकता है, तो फिर पाकिस्तान में जो फायरवॉल लगाई जा रही है, क्या ये वाकई कामयाब तजर्बा होगा जिसे वीपीएन की मदद से तोड़ा नहीं जा सकेगा? ये सवाल आने वाले दिनों में ज़रूर जहनों में सर उठाएगा। कभी वफाक, कभी खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत तो पंजाब की हुकूमत शाह खर्शियों पर उतर आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजाब हुकूमत रवा साल झील पर कायम, जो रावल झील है, उस पर कायम पंजाब गेस्ट हाउस की तामीर नौ
कर रही है, जहां सरकारी अफसरान की रिफ्रेशमेंट के लिए 40 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा रावल झील किनारे 3 मंजिला लग्जरी गवर्नमेंट हाउस बनाया जाएगा। स्विमिंग पूल और बैनुल-अक़वामी मयार का वॉकिंग ट्रैक भी बनाया जाएगा। अब इस हवाले से महकमा मवासलात व तामीरात ने प्लान पंजाब हुकूमत को पेश कर दिया। दूसरी जानिब स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान के लिए 10 करोड़ रुपए मालियत की जदीद इंपोर्टेड लैंड क्रूजर खरीदी जाएगी, जबकि डेप्यूटी स्पीकर और सेक्रेटरी असम्बली नई गाड़ियां खरीदने के लिए फाइनेंस कमेटी ने गाड़ियों की खरीदारी की मंजूरी दे दी है। इसके अलावा स्पीकर पंजाब असम्बली की सिक्योरिटी के लिए 3 करोड़ रुपए मालियत के 2 वीगो डाले भी खरीदे जाएंगे। वज़ीर ख़जाना पंजाब मुश्तबा शौकत रहमान और पीपल्स पार्टी के लिए हैदर गिलानी ने खरीदारी की हिमायत की और अपोजिशन ने मौजूदा हालात में महंगी गाड़ियों की खरीदारी आवाम से मजाक करार दिया है। हकीकत में देखा जाए तो ये आवाम के साथ मजाक ही है। प्रोग्राम के वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचे, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। क्या ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।